Hello students, today our first topic is सिमोन कमीशन। लास्ट स्टूडेंट हमने ये पढ़ा था कि चौरी चौरा इंसिडेंट क्या था और साथ ही साथ हमने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में पढ़ा था, प्रो चेंजेस और नो चेंजेस के बारे में भी पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कि सिमोन कमीशन क्या है। 1927 की बात है स्टूडेंट्स की। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यह डिसाइड किया कि वो एक कमेटी को इंडिया में भेजेगी और ये कमेटी ये डिसाइड करेगी कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में कुछ और चेंजेस करने हैं कि नहीं करने हैं। इस कमेटी के जो हेड थे वो कौन थे? सर जॉन सिमोन थे। ये जब कमीशन इंडिया में आया और सर जॉन सिमोन जब इंडिया में आए 1928 में, तो इनको भारतीयों ने, इंडियंस ने वेलकम किया। कैसे? सिमोन गो बैक, ये नारेबाजी लगाई गई। फिर लाहौर में एक जगह पर क्या हुआ था, एक बहुत ही शांत तरीके से एक रैली निकल रही थी इसी सिमोन कमीशन के अगेंस्ट में, इसके खिलाफ में एक रैली निकाली गई जिसमें कि लाला लाजपत राय की लाठी चार्ज में डेथ हो गई। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है री एमर्जेंस ऑफ रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़। मतलब रेवोल्यूशनरीज हम उनको कहते हैं, क्रांतिकारियों को कहते हैं। तो जो क्रांतिकारी होते थे, अब ये वो टाइम है जब उनकी एक्टिविटीज़ जो है उभर के सामने आ रही थी। तो एक ऐसा पीरियड आया, एक ऐसा समय आया जिसमें कि क्रांतिकारियों की एक्टिविटीज़ देखने को हमें बहुत सारी मिली। मेंबर ऑफ द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, तो ये जो आपका ग्रुप था, इसके जो मेंबर्स थे वो कौन कौन थे? भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने एक आपका ब्रिटिश ऑफिसर था सॉन्डर, तो ये सॉन्डर्स को इन्होंने क्या किया था? मार दिया था 1928 में। क्यों मार दिया था? क्योंकि लाला लाजपत राय की डेथ जो हुई थी उसका बदला लेने के लिए भगत सिंह, राजगुरु और चंद्रशेखर आज़ाद जी ने सॉन्डर्स को, ब्रिटिश ऑफिसर को मार दिया था। 8 अप्रैल 1929 का समय है। भगत सिंह और बी के दत्त ने क्या किया था? सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब जहाँ पे आपकी जो इलेक्शन जो असेंबली होती थी, जहाँ पर जजेस या जो लीडर्स होते थे बैठते थे, वहाँ पर इन्होंने बॉम्ब गिराया था, बॉम्ब थ्रो किया था। इनका मकसद किसी को मारना नहीं था, इनका मकसद सिर्फ ये था टू मेक द डी फियर। इनका मकसद ये था, जब इन्होंने सरेंडर किया, अपने आप को हवाले कर दिया ब्रिटिशर्स के, तब इन्होंने ये कहा कि हमारा उद्देश्य, हमारा एम किसी को मारना नहीं था, बल्कि जो बहरी सरकार है, जो गवर्नमेंट जो बहरी हो चुकी है, डीफ कौन होता है? बहरा। तो जो बहरी हो चुकी है उसके कानों में आवाज़ पहुंचानी थी, इसीलिए हमने असेंबली हॉल में बम को गिराया था। और उसके बाद बम गिराने के बाद इन्होंने सरेंडर कर दिया। ब्रिटिशर्स ने बहुत ही गलत तरीके से, अलग अलग तरीके से क्रांतिकारियों को दबाने का प्रयास किया, मतलब अलग अलग रिप्रेसिव मेजर्स का इस्तेमाल किया जिससे कि रेवोल्यूशनरीज को, क्रांतिकारियों को दबाया जा सके। जैसे कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 में फांसी की सज़ा दे दी गई। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, अशफाकुल्ला खान, रोशन सिंह, राजेंद्र लहली, who were involved in the काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस were also sentenced to death। साथ ही साथ आपका अशफाकुल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र लहरी, जो कि काकोरी कांड में इन्वॉल्व थे, इनको भी क्या किया गया? सजाए मौत दी गई, इनको भी डेथ सेंटेंस सुनाया गया। बहुत सारे रेवोल्यूशनरीज को लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब होता है पूरा, जब तक वो जिंदा रहेंगे जेल में रहेंगे, मतलब आजीवन कारावास, इस तरह की सजाएं सुनाई गई। चंद्रशेखर आज़ाद, चंद्रशेखर आज़ाद shot himself dead during an encounter with the police at इलाहाबाद, नाउ प्रयागराज। तो चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने आप को, खुद को गोली मार ली थी जब वो पुलिस से चारों तरफ से घिर गए थे। कहाँ पे? इलाहाबाद में, जो आज के नाम पे क्या जाना जाता है? प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। सूर्यसेन, सूर्यसेन भी एक आपके क्रांतिकारी थे। इन्होंने क्या किया था? अटैक द आर्मरी एट द चिट्टंगोंग, वॉज अरेस्टेड एंड सेंटेंस टू डेथ। इन्होंने भी अटैक किया था आर्मरी के ऊपर चिट्टंगोंग में, और इनको भी अरेस्ट कर लिया गया था और बाद में इनको भी सजाए मौत सुना दी गई थी, डेथ सेंटेंस सुना दिया गया था। रेवोल्यूशनरीज एक्टिविटीज़ की वजह से, क्रांतिकारियों की एक्टिविटीज़ की वजह से हमारे देश के लोग, हमारे कंट्री के लोग बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो गए थे, मतलब उन्हें प्रेरणा मिली थी। स्पेशली कहाँ पर? बंगाल के लोग। वुमेंस, महिलाओं ने भी रेवोल्यूशनरीज़ का जो एक्टिविटीज़ होती थी, जो मूवमेंट्स होते थे, उसमें पार्टिसिपेट किया था। और दे प्रोवाइडेड शेल्टर, एक्टेड एज मैसेंजर एंड कस्टोडियंस ऑफ आर्म एंड सम टाइम इवन फॉट। महिलाएं क्या करती थी? वो क्रांतिकारियों को शरण देती थी, शेल्टर देती थी, छुपाने का काम करती थी, मैसेंजर का काम करती थी। मतलब मैसेंजर वो होता है जो एक जगह से दूसरी जगह किसी का संदेश पहुंचाता है, तो महिलाएं ये काम भी करती थी। साथ ही साथ
हथियारों को छुपा के रखना, ये भी ये काम करती थी कि अपने पास वो हथियार छुपा के रखती थी और क्रांतिकारियों को जब ज़रूरत होती थी वो पहुंचाती थी, और कभी कभी आज़ादी के लिए लड़ती भी थी। कुछ प्रोमिनेंट, कुछ बहुत ही खास महिलाएं क्रांतिकारी जो उस समय की थी, जैसे कि प्रीतिलता वडेडार वडेडार, बीना दास, कल्पना दत्त। However, with the death of the main revolutionary leader like the Bhagat Singh, Chandrasekhar Azad and Surya Sen, the movement lost its force. लेकिन जो हमारे रेवोल्यूशनर, जो क्रांतिकारी थे, जैसे कि भगत सिंह थे, चंद्रशेखर आज़ाद थे, सूर्य सेन थे, सुखदेव जी थे, तो इनकी मृत्यु हो जाने की वजह से, डेथ हो जाने की वजह से जो मूवमेंट चलाया जा रहा था, जो काम चल रहा था, वो धीमे धीमे क्या होने लगा, ढीला होने लगा, कमज़ोर पड़ने लगा। नेक्स्ट टॉपिक है डिमांड फॉर द डोमिनियन स्टेटस। डोमिनियन का मतलब होता है स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं कंट्रोल की, कि अब हमें कोई बाहर की ब्रिटिशर्स नहीं चाहिए, बाहर की गवर्नमेंट नहीं चाहिए, हमको अपनी सरकार खुद चाहिए, खुद की गवर्नमेंट चाहिए। 1928 कांग्रेस ने एक रिपोर्ट सबमिट करी। रिपोर्ट का नाम था नेहरू रिपोर्ट, और इसका नाम नेहरू रिपोर्ट क्यों पड़ा, किसके नाम पे पड़ा, मोतीलाल नेहरू के नाम पे पड़ा। और इस रिपोर्ट में इन्होंने क्या डिमांड की थी, इन्होंने डिमांड किया था कि इंडिया को, भारत को डोमिनियन स्टेटस चाहिए था। इन्होंने ये डिक्लेयर किया कि अगर 1 साल के अंदर ये डोमिनियन स्टेटस भारत को नहीं मिला, देन तब दे वुड ओनली सेटल फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस, तो वो तभी मानेंगे जब भारत को पूरी तरीके से इंडिपेंडेंस मिल जाएगी, और इससे कम में वो किसी चीज़ में राज़ी नहीं होंगे। तो अब उन्हें इंडिया के लिए क्या चाहिए था, डोमिनियन स्टेटस चाहिए था, कंट्रोल चाहिए था। साथ ही साथ इस रिपोर्ट ने ये भी रिजेक्ट कर दिया था, क्या रिजेक्ट किया था, सेपरेट इलेक्टोरेट्स, मतलब जो अलग से इलेक्शन होने का एक जो सिस्टम चलाया गया था, कि इलेक्शन में अगर कोई पार्टिसिपेट कर रहा है तो उसमें जो खड़ा हो रहा है तो उसको सिर्फ उसी के कास्ट के लोग वोट करेंगे, या उसी के कम्युनिटी के लोग वोट करेंगे। तो ये रिपोर्ट ने ये भी रिजेक्ट कर दिया था कि ये इस तरीके की कोई भी बात, प्रिंसिपल हम नहीं मानेंगे। उसके बाद लाहौर में, लाहौर सेशन, मतलब लाहौर में हुआ था इसीलिए लाहौर सेशन, और इसके जो प्रिसाइड, इस मीटिंग, ये सेशन को जो हेल्ड कर रहे थे वो कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। 1929 में जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर सेशन में क्या डिमांड करी, द डिमांड फॉर पूर्ण स्वराज, मतलब पूरा कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, पूर्ण स्वराज। तो पूर्ण स्वराज आपका कहाँ पे हुआ था, लाहौर सेशन में घोषणा हुई थी इसकी 1929 में, और पूर्ण स्वराज को पास कर दिया गया था। और कांग्रेस ने ट्राई कलर का 3 रंग का एक जो फ्लैग होता है, झंडा है, वो भी होस्ट किया था। कब किया था, जनवरी 1930 में। और 26 जनवरी 1930, 26 जनवरी 1930 को इंडिपेंडेंस डे, आज़ादी का दिन एज अ सेलिब्रेट किया गया था। नेक्स्ट टॉपिक है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट सिविल डिसोबीडियंस। पहले हमने क्या पढ़ा था, नॉन कॉपरेशन। नॉन कॉपरेशन मतलब हम ब्रिटिशर्स का सहयोग नहीं करेंगे, मतलब हम उनको कॉपरेट नहीं करेंगे। यहाँ क्या है, सिविल डिसोबीडियंस मतलब हम कोई भी चीज़ ओबे नहीं करेंगे, कुछ नहीं मानेंगे। अब यहाँ पे लॉ, नियम तोड़ने की बात की जा रही है, और इसके साथ एक नाम जुड़ा है, डांडी मार्च। 1930 में गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च किया था, और इन्होंने इसमें ये डिक्लेयर किया, ये घोषणा की कि वो सॉल्ट लॉ, नमक कानून को तोड़ेंगे। अब ये नमक कानून क्या था स्टूडेंट्स, नमक कानून का मतलब ये था कि सिर्फ ब्रिटिशर्स के पास ये मोनोपोली थी, अधिकार था कि वो सॉल्ट को, नमक को बना सकते हैं। मतलब हमारे देश में हमारा ही नमक है और हम नहीं बना सकते हैं, ब्रिटिशर्स बनाएंगे, और उन्हीं से हमको नमक खरीदना है और उसके ऊपर हम टैक्स पे करेंगे। तो ये चीज़ें हो रही थी। गांधी जी और उन्हीं के जैसे और जो उनके लीडर्स थे, उनको ये लग रहा था कि ये गलत है। सॉल्ट जो एक बेसिक चीज़ है, खाने में जो यूज़ की जाती है, उसके ऊपर ब्रिटिशर्स टैक्स लगा रहे हैं, और ये चीज़ गलत है। 12 मार्च 1930 को गांधी जी अपने कुछ फॉलोअर्स के साथ मार्च करते हुए मतलब पैदल पदयात्रा करते हुए अपने आश्रम से निकलते हैं। फ्रॉम हिज आश्रम एट साबरमती, मतलब अपने आश्रम साबरमती आश्रम से निकलते हैं, और कहाँ तक जाते हैं, कोस्टल टाउन ऑफ डांडी। डांडी जो आपका एक कोस्टल टाउन है, कोस्टल टाउन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये तट के पास है, कोस्ट मतलब तट। तो वहाँ पर ये पहुँचते हैं, पैदल पहुँचते हैं, और वहाँ पहुँच के ये नमक कानून को तोड़ते हैं। जब ये डांडी पहुँचे, तो डांडी ये कब पहुँचते हैं, 6 अप्रैल को ये पहुँचे। 6 अप्रैल 1930, मतलब 12 मार्च 1930 को ये चले, और 6 अप्रैल 1930 को ये डांडी पहुँचे। डांडी पहुँच के गांधी जी ने क्या किया, एक पिक्ड अप हैंडफुल ऑफ नेचुरल सॉल्ट, मतलब जो नेचुरल जो सॉल्ट होता है, जो कि पानी में से मिलता है, समुद्र से,
उसको इन्होंने उठाया, उसको पानी को बॉईल किया, उससे नमक बनाया और इस तरीके से नमक कानून को क्या किया, इन्होंने तोड़ दिया। और इस तरीके से किस चीज़ की शुरुआत हुई, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत हुई। नमक कानून को तोड़ के गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च कर दिया। In Tamil Nadu, C. Rajagopalachari led a similar march from the Trichinopalli to Vidranayam to break the salt law. इसी तरीके से सी राजा गोपालाचारी ने तमिलनाडु में भी सॉल्ट लॉ को तोड़ा। सरोजनी नायडू प्रोटेस्टेड इन फ्रंट ऑफ द सॉल्ट डिपोट एट द धरसना इन गुजरात। साथ ही साथ सरोजनी नायडू ने भी, जहाँ पे सॉल्ट के डिपोट होते थे, जहाँ सॉल्ट बनाया जाता था, वहाँ पे भी सरोजनी नायडू जी ने क्या किया, किस जगह पे, गुजरात के धरसना में इन्होंने क्या किया, प्रोटेस्ट किया, आंदोलन किया। लार्ज नंबर ऑफ पीपल डिफाइंड दी सॉल्ट टैक्स, मतलब बहुत सारे लोग अब इस सॉल्ट टैक्स के खिलाफ में खड़े हो गए थे। और जो भी दुकानें फॉरेन क्लोथ्स, मतलब फॉरेन्स के जो कपड़े होते थे फॉरेनर्स के, या जो शराब है, लिक्योर शराब है, ये सब जो बेच रही थी, इनको क्या किया जाता था, शॉप्स को हटाया जा रहा था, पिक्ड किया जा रहा था। तो एक तरीके से फॉरेन गुड्स को बॉनफायर में, मतलब बड़े बड़े जो कुंड होते थे उसमें जलाया जाता था। गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूट, स्कूल, कॉलेजेस होते थे, जो भी कोर्ट होते थे, वो सब बायकॉट किए जा रहे थे, मतलब सब लोग मतलब इन सबको छोड़ रहे थे। लोगों ने मना कर दिया कि वो किसी भी तरीके का टैक्स ब्रिटिशर्स को नहीं पे करेंगे। इसी जगह एक नाम आता है आपका फ्रंटियर गांधी। फ्रंटियर गांधी अब्दुल गाफर खान जी को कहा जाता है। नॉर्थ वेस्ट पार्ट, जो हमारा इंडिया का नॉर्थ वेस्ट पार्ट था, जो वहाँ पर इस मूवमेंट को कौन चला रहा था, वहाँ पर इस मूवमेंट को अब्दुल गाफर खान ये चला रहे थे, और इन्हें बादशाह खान भी कहा जाता है। साथ ही साथ इनको फ्रंटियर गांधी के नाम से भी ये जाने जाते हैं। लार्ज नंबर ऑफ सत्याग्रही, बहुत सारे सत्याग्रहियों को अरेस्ट किया जा रहा था, जेल में डाला जा रहा था। बहुत सारे कांग्रेस के लीडर, जिसमें कि गांधी जी भी थे, उनको इम्प्रिजनमेंट, मतलब कि उनको भी इम्प्रिजेंट कर दिया गया था, जेल में डाल दिया गया था। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लंदन में थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रखी। जो पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी 1930 में, उसमें तो कांग्रेस ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया था। और 1931 में जो सेकेंड कॉन्फ्रेंस, आपकी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, वो किसके, उसमें क्या हुआ था कि गांधी इरविन पैक्ट साइन किया गया था। किसके बीच में? गांधी इरविन नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच में ये समझौता हुआ था, इसीलिए से गांधी इरविन पैक्ट कहा जाता है। तो महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में एक समझौता हुआ। लॉर्ड इरविन उस समय वाइसरी थे, और इसीलिए उनके साथ महात्मा गांधी जी ने एक समझौता किया। इस पैक्ट में, इस समझौते में क्या कहा गया कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो हमारे सारे पॉलिटिकल, जो राजनीतिक कैदी हैं, जो जेल में बंद हैं, उनको रिलीज़ कर देगी। उनको तो छोड़ ही देगी जिनके ऊपर कोई भी इस तरीके का चार्ज नहीं है कि जिन्होंने वायलेंस किया है, हिंसा करी है। तो जो भी ऐसे कैदी हैं जिन्होंने हिंसा नहीं की है, तो ब्रिटिशर्स उनको छोड़ देंगे। जिन्होंने हिंसा करी है, मारपीट की है, ऐसे कैदियों को नहीं छोड़ा जाएगा। लेकिन जिन्होंने बहुत ही पीसफुल, शांत तरीके से अपना काम किया था, तो उनको ब्रिटिशर्स छोड़ देंगे। तो गांधी इरविन पैक्ट में ये समझौता किया गया। और बदले में कांग्रेस क्या करेगी? ये जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाया जा रहा था, इसको टेम्परेरी क्या कर देगी? बंद कर देगी। और साथ ही साथ सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो कि रखी गई है, उसमें पार्टिसिपेट करेगी। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, गांधी जी ने अटेंड की। हाउएवर, लेकिन फिर क्या हुआ? एंडेड इन फेलियर एज अ गवर्नमेंट फेल्ड टू accede टू एनी ऑफ द डिमांड मेड बाय द कांग्रेस। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने के साथ जो भी गांधी जी का समझौता हुआ था, तो गवर्नमेंट फेल हो गई, और गवर्नमेंट ने किसी भी तरीके से कोई भी समझौते पे काम नहीं किया, और गांधी जी को निराश होकर लंदन से भारत वापस लौटना पड़ा। और गांधी जी जब इंडिया वापस आए, तो उन्होंने दोबारा से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को स्टार्ट किया। तो बहुत सारे जो मेजर जो उस समय के हमारे लीडर्स थे, जो नेता थे, जिसमें कि गांधी जी भी एक थे, उनको भी क्या कर लिया था? ब्रिटिशर्स ने अरेस्ट कर लिया। फिर पहली, आपको याद रखना है स्टूडेंट, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया गया। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, इस समझौते पे साइन किया गया कि गांधी जी ने इरविन जी के साथ समझौता किया कि हाँ, कांग्रेस पार्टिसिपेट करेगी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, और साथ ही साथ गांधी जी भी पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन उनको, जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनको रिलीज़ करना होगा, जिनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, एक्ट ऑफ वायलेंस का चार्ज नहीं है। और कांग्रेस जो है टेम्परेरी, ये जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा था, इसको बंद कर देगी और सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करेगी। गांधी जी ने सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया, लेकिन
गवर्नमेंट जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उन्होंने कोई भी समझौता नहीं किया, किसी भी प्रिजनर को रिलीज़ नहीं किया और गांधी जी को निराश होकर इंडिया वापस लौटना पड़ा। और जब गांधी जी वापस लौटे तो उन्होंने सिविल डिसोबिडियंट मूवमेंट को स्टार्ट कर दिया। फिर क्या हुआ, गांधी जी और कुछ लीडर्स को क्या किया गया, अरेस्ट कर लिया गया। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, अब थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुई, 1932 में हुई। वॉज ऑल्सो अटेंडेड बाई कांग्रेस, कांग्रेस ने अटेंड किया। द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वॉज फाइनली सस्पेंडेड इन 1934 और 1934 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को गांधी जी ने फाइनली क्या किया, बंद कर दिया, बंद करना पड़ा उन्हें। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट वॉज पास, एक एक्ट बनाया गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट बनाया गया। इट प्रोवाइडेड प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, तो ये जो एक्ट बनाया गया था इसमें क्या कहा गया, सेल्फ गवर्नमेंट, मतलब अब हम अपनी गवर्नमेंट खुद देखेंगे। डायरची वॉज इंट्रोड्यूस एट दिस सेंटर। नाउ डायरची का मतलब होता है गवर्नमेंट बाय टू इंडिपेंडेंट अथॉरिटी, मतलब एक ऐसी सरकार, एक ऐसी गवर्नमेंट जो दो इंडिपेंडेंट अथॉरिटीज़ मिलके बना रही हैं। तो सेंटर में डायरची को इंट्रोड्यूस किया गया। हाउएवर, लेकिन पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पावर जो है वो किसके हाथ में रहेगी, ब्रिटिशर्स के हाथ में रहेगी। द राइट टू वोट रिमेन रिस्ट्रिक्टेड, और साथ ही साथ जो वोट देने का अधिकार था वो भी अब किसके हाथ में है, वो ब्रिटिशर्स के हाथ में ही रहेगा। दिस एक्ट वॉज ऑल्सो रिजेक्टेड बाई द कांग्रेस, अब इस तरीके के एक्ट में जिसमें इससे ब्रिटिशर्स को फ़ायदा हो रहा है, इंडियंस को कोई फ़ायदा ही नहीं है, तो कांग्रेस ने उसको रिजेक्ट कर दिया, उसको नहीं अपनाया। बट इन 1937 प्रोविंशियल इलेक्शन, लेकिन 1937 में जब इलेक्शन हो रहे थे, जब चुनाव हो रहे थे, तो कांग्रेस ने डिसाइड किया कि वो पार्टिसिपेट करेंगे। उन्होंने एक दे फॉर्म्ड अ गवर्नमेंट, उन्होंने गवर्नमेंट बनाई, सरकार बनाई इन 7 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस, मतलब 11 जो सेंटर्स थे, राज्य कह सकते हैं, क्षेत्र कह सकते हैं, उसमें से 7 जो स्टेट्स थे उसमें, उसके लिए इन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट को बनाया। That's for today. Thank you.